उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो डीसी करंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन एसी करंट में ऐसा नहीं होता था। एसी करंट में हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ मिलता है, और ग्राफ में क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल है, और उसमें टाइम क्या होता है, पर्टिकुलर चेंज होता रहता है। तो वहाँ पे हम लोग एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, देखो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है, तो इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें तो देखो हमारे पास क्या होता है, सिमिट्री होती है। देखो जितना ऊपर पॉजिटिव में है उतना ही हमारे पास नेगेटिव में है, तो मतलब जितनी हमें पॉजिटिव की एवरेज वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव की भी उतनी ही मिलेगी। तो दोनों की कैसी होगी एवरेज वैल्यू, बराबर निकलेगी। पॉजिटिव की मान लो +5 आई और नेगेटिव की भी -5 आएगी, दोनों की बराबर आने वाली है। अगर टोटल एवरेज वैल्यू देखें हम लोग तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, तो लिखें एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के कंप्लीट साइकिल के लिए इज 0, ये हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू किसी भी इक्वेशन का निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। किसी का भी इक्वेशन अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो अपने पास होता है आई एवरेज। तो उसको कैसे लिख सकते हो, जिसका भी एवरेज वैल्यू निकालना है उसी का कर दो इंटीग्रेशन अपॉन क्या कर दो, टाइम का इंटीग्रेशन। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब हमें 2 टाइप के इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक बार फार्मूले के हिसाब से देख लें। अगर अपने पास लिखा हो t⁻n और इसका इंटीग्रेशन करना हो t के रिस्पेक्ट में, तो देखो कैसे करते हैं। जितनी पावर हो उसमें एक इंक्रीमेंट कर दें और नीचे वही पावर छाप दें। ठीक है, हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास t⁻2 लिखा हो उसका करना हो इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे, t⁻2 में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें और वही पावर क्या लिख दें, नीचे लिख दें। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा हो t और क्या करना हो dt, लिमिट लगी हो 0 से 2 तक, लिमिट मतलब ऐसे 0 से लेके 2 तक, t का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1, इंक्रीमेंट करेंगे तो हो गई 2 अपॉन कितना आ गया 2। लिमिट लगाने का तरीका होता है कि बड़े ब्रैकेट में लिखें और वही लिमिट लिख दें 0 से 2। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हो, केवल वैल्यू पुट करोगे तो t में करोगे तो अपने पास कितना आ गया t² और 0 से लिमिट कहाँ तक, 2 तक। देखो 2 पुट करो t की जगह तो अपने पास कितना आएगा 1/2। 2 की जगह जैसे ही 2 पुट किया तो 2⁻2 - 0⁻2 कितना आ गया 2⁻4 - 0 अपॉन में कितना था 2। देखो अपने पास आंसर आ गया 2। इससे हमें कांस्टेंट वैल्यू भी मिल सकती है। ये एक तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का, इसको नोट कर लें। इसको मिटाने के बाद एक और जो हमें इंटीग्रेशन की नीड पड़ने वाली है वो है हमारे पास साइन ω_t का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास केवल साइन t लिखा होता और इसका इंटीग्रेशन करना होता तो हमारे पास होता है इसका माइनस का कॉज t, माइनस का कॉज t। ठीक है, नीचे जो भी टर्म होती है उसका करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, और t का जो डिफरेंशिएशन होता है d/dt इंटू t, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। साइन ω_t लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉज ω_t अपॉन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, ω_t का। भाई देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लोगे तो बचा कितना, माइनस का कॉज ω_t अपॉन में कितना आया, ओमेगा बाहर निकाला और d/dt और t का इंटीग्रेशन कितना 1। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का कॉज ω_t अपॉन में कितना आ गया ओमेगा। ये 2 इंटीग्रेशन आप लोगों को याद रहेंगे। इसके बाद हम लोग इस डेरिवेशन पे वापस लौटते हैं और उसको मिटाते हैं और देखते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन थी आई की, तो हमारे पास आई इक्वल टू कितना होता है, I0 साइन ω_t। ठीक है, इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, तो देखो आई एवरेज अपने पास कितना होगा, आई है जिसका भी एवरेज वैल्यू निकालना है उसी का इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया, अपॉन नीचे किसका इंटीग्रेशन कर दो, टाइम का इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया।
ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन देख लें। जो हमारे पास ग्राफ था कुछ इस तरीके से था। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी मिलती है? 0। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हम लोग जो निकालने वाले हैं वो कहाँ तक निकालेंगे? हाफ साइकिल के लिए। हम लोग कितना एवरेज वैल्यू देखेंगे? हाफ साइकिल के लिए। तो इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से? 0 से t/2 तक, और इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी? 0 से t/2 तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक काम करते हैं कि हमारे पास कितना था? आई एवरेज निकालना है, ठीक है। ऊपर देखो 0 से t/2 तक तो लिमिट थी। आई की जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी है? I0 sin ओमेगा टी, और dt लिखा है, लिखा रहने दो। 0 से t/2 तक नीचे लिमिट, और 1 कुछ नहीं है तो 1, और इंटू dt। इतना समझ में आया? चलिए एक काम करते हैं, I0 को बाहर निकालते हैं, और किसका ऊपर कितना होगा? 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt, अपॉन में नीचे अपने पास कितना होगा? 0 से t/2। जब 1 लिखा हो तो हम लोग t की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमारे पास कितना होता है? 1 होता है, इंटू dt। चलिए इतना समझ में आया। इसके बाद देखते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। साइन ओमेगा टी का अभी हमने डिफरेंशिएशन देखा था, कितना आया था हमारे पास? I0 तो था ही। हमारे पास साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। जो लिमिट होती है वो इसको ऐसे पुट कर देते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने अभी हाल देखी। टी की पावर 0, टी की पावर 0, देखो इंटीग्रेशन कैसा होता है? जितनी पावर लिखी हो एक इंक्रीमेंट कर दें, वही पावर नीचे लिख दे, तो अपने पास देखो कितना आ जाएगा? t/1, या क्या लिख सकते हो? टी, या क्या लिख सकते हो? टी। तो हमारे पास कितना आ गया? टी। और इसकी लिमिट कहाँ से? 0 से कहाँ तक है? t/2 तक। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। माइनस का साइन बाहर निकाल लो, तो माइनस का I0 अपॉन ओमेगा भी हमने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचा? कॉज ओमेगा टी, लिमिट कहाँ से? 0 से t/2 तक, अपॉन में t, लिमिट कहाँ से? 0 से t/2 तक। एक काम करते हैं, लिमिट को पुट कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का I0 अपॉन ओमेगा, इसको मिटा देते हैं, इंटू लिमिट पहले पुट करते हैं, तो कॉज ओमेगा टी की जगह पहले कितना पुट करो? t/2 माइनस कॉज ओमेगा, अब टी की जगह कितना पुट करेंगे? 0, अपॉन में अपने पास कितना बचा? पहले t/2 पुट किया, फिर 0 पुट किया, ठीक है। अब हम इसके बाद एक चीज़ जानते हैं कि t इक्वल टू अपने पास कितना होता है? 2π/ओमेगा। जहाँ जहाँ हमें कैपिटल T दिख रहा है उसकी जगह हम लोग क्या करें? कैपिटल T की वैल्यू पुट कर देंगे। t इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2π/ओमेगा। तो इसके बाद हम लोगों के पास क्या था? आई एवरेज इक्वल टू अपने पास होना चाहिए माइनस का I0 अपॉन ओमेगा था, ब्रैकेट में अपने पास था कॉज ओमेगा t/2 माइनस कॉज ओमेगा इंटू 0 अपॉन अपने पास कितना था? t/2। इसमें हम लोगों को क्या करना था? t इक्वल टू 2π/ओमेगा पुट करना था। तो t जहाँ जहाँ देखे वहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू पुट कर दें? 2π/ओमेगा। तो अपने पास देखो कितना आएगा? माइनस का I0 अपॉन ओमेगा, यहाँ पे देखें अपने पास कितना आएगा? कॉज ओमेगा, t की जगह कितना है? 2π/ओमेगा, और पहले से कितना लिखा था? 2। यहाँ पे अपने पास कितना आया? कॉज 0, अपॉन में देखो t की जगह कितना लिखना है? 2π/ओमेगा, अपॉन में अपने पास कितना है? 2। इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे देखो अपॉन ओमेगा से अपॉन ओमेगा कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखें हम लोग आई एवरेज इक्वल टू अपने पास कितना आया? माइनस का I0 इंटू कॉज पाई माइनस कॉज 0 अपॉन में अपने पास आया पाई, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I0 कॉज पाई की वैल्यू होती है -1, कॉज 0 की वैल्यू होती है 1, अपॉन में अपने पास कितना आया? पाई, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग अगर आई एवरेज की वैल्यू देखते हैं तो अपने पास कितना आएगा, माइनस का I0 इंटू माइनस का 2/पाई। तो ये अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 2I0/पाई। यहाँ पे हम लोगों का डेरिवेशन क्या आता है कि आई एवरेज इक्वल टू अपने पास कितना आता है, 2I0/पाई। दैट इज अ कंप्लीट डेरिवेशन। और ये कितने के लिए हमारे पास है, फॉर हाफ साइकिल के लिए ये हमारे पास डेरिवेशन है, फॉर हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए हमारे पास क्या होता है, ये सब कितना होता है, 0 होता है। तो इसके बाद हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एवरेज वैल्यू हम लोग दो चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास है फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, 0। इसको हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फाइंड करना भी चाहें तो हम लोग कैसे, आई इक्वल टू जो फॉर्मूला लगाते थे, आई इंटू डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमारे पास होता था। यहाँ पे हम लोगों को लिमिट पुट करनी चाहिए 0 से t तक। तो हमारे पास जो भी आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। किसकी वैल्यू, आई एवरेज की वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल की बात करें तो हमारे पास जो आई एवरेज की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2I0/पाई। अगर हम लोग सेम डेरिवेशन में आई की जगह कितना लिख दें, v, तो हमारे पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, v एवरेज इक्वल टू 2V0/पाई। ये दोनों चीज़ें आई एवरेज हमारे पास आ गए। किसके लिए है, प्लस में आया, तो कौन सी हाफ साइकिल होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई वो कौन सी आई, 2I0/पाई। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितनी आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, आई एवरेज, तो माइनस का 2I0/पाई। तभी तो भाई ये वैल्यू 0 होगी। और वी एवरेज अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2V0/पाई। अगर हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालें तो हमारे पास लिमिट क्या बस चेंज करनी है। देखो लिमिट हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन आई ऑफ डी टी। चलिए लिमिट देख लेते हैं, हम लोग फिगर बना लें। लिमिट तो देखो फिगर सही समझ में आती है। कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए जो लिमिट है भाई, पूरा एक कंप्लीट चक्कर प्लस और माइनस मिला के, तो हमारे पास लिमिट 0 से t तक समझ में आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब प्लस वाला पार्ट लेना है, तो 0 से कहाँ तक चलोगे, t/2 तक चलोगे। नेगेटिव के लिए चलना है तो t/2 से कहाँ तक चलो, कैपिटल T तक। t/2 से कहाँ तक चलो, t तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि कंप्लीट साइकिल की, मतलब कैसी भी साइकिल दे दे, कोई भी इक्वेशन दे दे हमारे पास, तो हम लोग ये ओवरव्यू बता सकते हैं कि फुल साइकिल के लिए 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास प्लस की वैल्यू, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था हमारे पास किसका, एवरेज वैल्यू का।